हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब के चैतव्य क्लासेस में। हम लोग डेली न्यूज़ एनालिसिस के क्लास करते हैं। हम लोग इस क्लास में प्रत्येक दिन उसी क्वेश्चंस को कवर करते हैं, उसी हेडलाइंस को कवर करते हैं जो हमारे करंट अफेयर से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चलिए आज के इस क्लास में शुरू करते हैं। और आपको पता है आज कई सारी जगहों पे होली मनाया जा रहा है और आज जो है होली का धुरखेल है। आप सभी को होली का हार्दिक अभिनंदन। चलिए देखते हैं कि आज में क्या दिया गया है। हाईकोर्ट के दर पर केजरीवाल की पत्नी ने पढ़ ली। चलिए, ये केजरीवाल से रिलेटेड मामला क्या है कि अभी हाल ही में बीते कुछ दिन पहले केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया ईडी के द्वारा गिरफ्तार करके इन्हें ईडी सुप्रीम कोर्ट ले गई थी ताकि इन्हें ईडी को समन मिल सके। और देखा गया 28 मार्च तक ईडी को केजरीवाल को रिमांड पे लिया गया ताकि इनसे पूछताछ हो सके। ये हुआ क्यों है? ये लीकर पॉलिसी, जब दिल्ली सरकार 2020-21 में एक नई लीकर पॉलिसी लाई थी, उसी समय से रिलेटेड है। सबसे पहली बार दिल्ली केजरीवाल का नाम जब कहाँ से आया, तो चलिए आपको कुछ दिन पहले की बात बताते हैं कि 14-15 मार्च को के कविता को गिरफ्तार किया गया था। ये के कविता हैदराबाद की है जो कि साउथ की लीकर पॉलिसी कार्टलर को संभालती है, यानी कि साउथ की दारू के बिजनेस को, शराब बिजनेस को संभालती है। वहीं से उन्होंने इसका नाम लिया था। उनका जो असिस्टेंट है बुच्ची बाबू, उन्होंने ही सबसे पहले इसका नाम लिया। जब बुच्ची बाबू को गिरफ्तार किया गया था तो उन्होंने सबसे पहले केजरीवाल का नाम लिया था। 2020-21 में लगभग 100 करोड़ रुपये के कविता ने केजरीवाल सरकार को दी थी नई पॉलिसी नीति में कुछ हेर फेर बदल करने के लिए। वहीं देखते हैं कि जब नई हेर फेर पॉलिसी, वहाँ के जो सचिव थे, जो मुख्य सचिव थे, 2022 में सबसे पहली बार केस दायर की सीबीआई के समक्ष। तब सीबीआई ने उन्हें रिमांड पर लेने की बात कर रही थी और ईडी ने भी लगभग 9 समन जारी कर चुकी थी, जिसमें कि केजरीवाल पेश नहीं हुए। और केजरीवाल पेश होने से पहले सुप्रीम कोर्ट से ये अर्जी लगाने के लिए गए कि उन्हें गिरफ्तारी से संरक्षण दिया जाए, जिसके खिलाफ उनके लिए कोई सबूत नहीं था, कोई भी प्रमाणिक तौर कथित सही कारण नहीं था, इसलिए उन्हें ये चीज़ नहीं मिला। और जिसके बाद देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को 28 तारीख तक केजरीवाल से पूछताछ करने के लिए मंजूरी दे दी है। नई शराब पॉलिसी क्या थी? इस नई शराब पॉलिसी में जो था, यानी कि जब दिल्ली में शराब नीति जो है पूरी तरीके से सरकार के अंतर्गत, दिल्ली सरकार के अंतर्गत आती थी, जिसे बदल करके पूरी तरीके से प्राइवेट कंपनियों के हाथों में दे दिया गया था। जब देखते हैं कि जब पहली बार सीबीआई इसके तरफ केस दायर करती है, एफआईआर दर्ज कराती है एफआईआर सीबीआई के पास, तो लगभग 12-13 लोगों के पास 12-13 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया जाता है। जिसके बाद देखते हैं तुरंत इस पॉलिसी को चेंज करके फिर से पुरानी पॉलिसी पे आ जाता है। पुरानी पॉलिसी क्या थी? पुरानी पॉलिसी में दिल्ली के लगभग 60% शराब की दुकानें जो है गवर्नमेंट के अंतर्गत थी और 40% कई सारे कंपनियों, प्राइवेट कंपनी के तहत थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या कहा गया है आगे और भी देखते हैं। और न्यूज़ क्या है? सेना ने रद्द की समान नागरिक संहिता पर संगोष्ठी। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सेना ने रद्द कर दिए। इसमें क्या कहा गया था? सेना ने जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों के विरोध के बावजूद ये किया है। वहीं श्रीनगर में प्रस्तावित संगोष्ठी को रद्द कर दिया गया। इस संगोष्ठी का उद्देश्य क्या माना जा रहा था? उद्देश्य था समान नागरिक संहिता और अन्य विषयों के बारे में जागरूकता पैदा करना था, यानी कि सभी में जागरूकता पैदा करना था कि समान नागरिक संहिता को अच्छे तरीके से कबूल किया जाए। वहीं समान नागरिक संहिता, कई सारे नेताओं का कहना है कि इससे क्या होगा कि जो अन्य जाति है उसकी नागरिकता छीन जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, जो किसी की नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। सीएए जो है ये नागरिकता देने की बात कही गई, जिसमें 6 धर्मों को, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, इन्हें नागरिकता दिया जाएगा, जिनमें से 3 को, एक जो मुस्लिम है उन्हें नागरिकता नहीं दी जाएगी। उन्हें मुस्लिम को नागरिकता नहीं दी जाने के रीज़न ये है क्योंकि लगभग आस पड़ोस में जैसे अफ़गानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, यहाँ ये पूरी तरीके से मुस्लिम कंट्री है, इसलिए इन्हें नहीं दे रही है, वहाँ पे भी रह सकते हैं और उसे ही नागरिकता दिया जाएगा जो
31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में रह रहा हो, यानी कि बीते 5 साल, कम से कम 5 से 6 साल से भारत में रह रहा हो। और ये CAA सबसे पहली बार 2019 में ही लागू कर दी जाती, लेकिन 2019 में कई सारे हंगामों के कारण इस पर रोक लगा दिया गया था। चलिए आगे और भी बढ़ते हैं। इसमें क्या दिया गया है? सेना ने शुक्रवार को रात में मीडिया के घरानों को सेना कानूनी मोर्चे पर मार्गदर्शन, भारतीय दंड संहिता 2023 को समझाना और समान नागरिक संहिता पर अनुसंधान विषय पर एक संगोष्ठी का निमंत्रण भेजा था, जिसके बाद देखते हैं कि 26 मार्च को कश्मीर विश्वविद्यालय के प्रेक्षागृह में आयोजित की जानी थी और इस आयोजन को लेकर के क्षेत्रीय दलों ने कड़ी आपत्ति जताई थी। यही देखा जा रहा है कि जो श्रीनगर का भी कर्नल है मनोज साहू, इन्होंने कहा है कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण कश्मीर विश्वविद्यालय में 26 मार्च को होने वाली कानूनी जागरूकता संगोष्ठी को रद्द कर दी गई है। आप ये कमेंट करके बताइए कि भारत में नागरिकता किस संविधान के अंतर्गत दिया जाता है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में नागरिकता दी जाती है। वहीं भारत ने जर्मनी के दूतावास के उप प्रमुख को किया है तलब। ऐसा क्यों किया? ये जर्मनी के अभी जो दूतावास है, जर्मनी के दूतावास अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तारी पे अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें माना जा रहा है कि ये भारत का आंतरिक मामले का बात है, क्योंकि सही बात है, ये जो भारत की जो आंतरिक मामले की बात है, किसी बाहरी देश को इस पर प्रतिक्रिया देने की, हस्तक्षेप करने की कोई अधिकार नहीं है। ये जो है हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया, ये भारत की न्यायिक प्रक्रिया है, इसमें हस्तक्षेप किसी दूसरे देश नहीं कर सकती है। वहीं अभी सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य CJI है DY चंद्रचूड़, इनके साथ देखने को मिला है कि ये बेंगलुरु में एक सुनवाई कर रहे थे, जिसमें इनके पीठ पे जो था कुछ दर्द उठा और पीठ में दर्द होने के कारण ये इन्होंने कुर्सी से थोड़े से हाथ रखा और थोड़ी खड़ा होने की कोशिश की। इसी खिलाफ इन्हें ट्रोल कर दिया गया, मीडिया द्वारा, अलग अलग द्वारा इन्हें ट्रोल किया गया कि बिना फैसला सुनाए ऐसा कैसे कर दे, जिनके बारे में DY चंद्रचूड़ ने साफ कहा कि उनके पीठ में दर्द थी, इसलिए उन्होंने कहा, और वे उठ के बाहर भी नहीं गए थे, वो सिर्फ उठ के वहाँ पे खड़े हुए थे। वहीं देखते हैं पूरी खबर देखिए। दर्द के कारण, कुर्सी पर बैठने के कारण की वजह से विवाद खड़ा हो गया था। वहीं सोशल मीडिया पर सातिर दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा इन्हें। DY चंद्रचूड़ को बेंगलुरु में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने न्यायिक अधिकारियों के लिए तनाव प्रबंधन और जीवन शैली पर काम के बीच, यानी कि न्याय अधिकारियों में तनाव प्रबंधन और जीवन शैली के काम के बीच संतुलन बनाए रखने की जरूरत है। इन्होंने कहा है कि न्यायाधीश के पास काफ़ी काम होता है, यानी कि सही में न्यायाधीश के पास अभी कितने सारे केस हैं, सब इन सारों केसों को सुलझाने के लिए अभी लगभग भारत में 4 से 5 करोड़ केस ऐसे पड़े हैं जिन पे अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जा सकी है, और ये कई सालों से बना रहा है, क्योंकि भारत में न्यायाधीशों की संख्या कम और केस के मामला बहुत ज़्यादा है। इसलिए इन्होंने कहा है कि इतने सारे केस रहते हैं तो हम लोग अपने आपसी काम, घरेलू काम से और परिवार को समय नहीं दे पाते हैं। और इनके अनुसार इन्होंने कहा है कि अपने परिवार तथा अपनी देखभाल के लिए समय नहीं निकाल पाने के कारण उन्होंने ये प्रतिक्रिया दी है। ये भी एक अधिकार का हनन है हमारे, यानी कि वकीलों का। वही प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि तनाव का प्रबंधन करना और कामकाज एवं जीवन के बीच संतुलन बनाने की क्षमता पूरी तरीके से न्याय प्रदान करने से जुड़ी हुई है। अगर हम दूसरों के घाव भरने से पहले, सही बात का, हमें दूसरों के घाव के पर भरने से पहले खुद के घाव को भरना चाहिए, मतलब चाहिए। चलिए आगे देखते हैं कि ये काफ़ी सही बात नहीं है कि आखिर वो भी एक व्यक्ति है, उन्हें भी पीठ उठ कमर उमर दर्द कर सकता है, उन्हें भी अधिकार दिया गया है। वहीं केजरीवाल का मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का दुर्भाग्यपूर्ण, सही बात है, केजरीवाल अभी मुख्यमंत्री पद पर बने रहने की दुर्भाग्यपूर्ण इसकी प्रतिक्रिया दी है भाजपा सरकार ने। मैं सिर्फ भाजपा नहीं, पूरे देश की जनता से भी ये बात कहना चाहता हूँ, और आप सभी दोस्तों, आप सब भी खुद सोचिए, जब केजरीवाल अन्ना हजारे के साथ जुड़े थे तभी उन्होंने एक प्रतिक्रिया दी थी। जब उनके साथ अनशन क्या करते थे तभी उन्होंने कहा था कि भारत में कोई भी नेता हो, अगर उनके ऊपर कोई भी प्रकार का आरोप लगता है, चाहे वो सही हो या गलत, अगर आरोप लगता है, जब तक आरोप
गलत साबित ना कर दे वो, तब तक के लिए उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देनी चाहिए। लेकिन आज वही केजरीवाल है जो कि अपने पद से इस्तीफा देने की बात स्वीकार नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं जेल के अंदर से देश के शासन चलाऊंगा। क्यों? अभी समय बदला तो नहीं है, आप वही व्यक्ति हैं। राजनीति इतनी गंदी चीज़ होती जा रही है कि कोई व्यक्ति कब बदलेगा कब नहीं बदलेगा, ये आप खुद सोचिए। आप उनके भाषण जाके देखिए। अन्ना हजारे ने भी इस बात की प्रतिक्रिया बात कही है कि केजरीवाल जो भी आज भुगत रहा है वो अपने कारण से भुगत रहा है। मैंने खुद, अन्ना हजारे ने कहा, मैंने खुद केजरीवाल को शराब नीति से दूर रहने को कहा था, लेकिन आज वो खुद इस चीज़ को भुगत रहा है। और उनके साथ साथ आपको पहले ही बता दिया, ये सबसे पहली बार के कविता ने इसका खुलासा कर दिया था पूरी तरीके से। उनके बीच एक चैटिंग के बारे में भी बात सामने आया था, जिसमें चैटिंग में बुच्ची बाबू जो कविता की तरफ से मैडम की ओर से संबोधित कर रहे हैं, जो कि मैडम यानी कि कविता के बारे में बात कही गई थी। वहीं कविता को 33% हिस्सेदारी की बात कही गई। और केजरीवाल सरकार ने इसी पैसे से, आरोप लगा कि इसी पैसे से लगभग 45 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट उन्होंने गोवा में किया, गोवा में अपनी सरकार को बनाने में वहाँ खर्च की। जिसके बाद देखते हैं कि दिल्ली सरकार को शराब नीति के कारण लगभग 144 करोड़ रुपये का नुकसान होती है। वहीं आप अभी कुछ समय पहले ही देख चुके हैं कि ईडी के मामले में झारखंड के जो सीएम थे, अभी इसी साल का बात है ये भी, झारखंड के सीएम, उन्हें भी गिरफ्तार किया, जबकि उन्होंने गिरफ्तारी से पहले इस्तीफा दे दिया था। और अदालत ने अभी हाल ही में कविता को लगभग 26 तक इसकी रिमांड को बढ़ा दी है पूछताछ के लिए। वहीं अभी हाल ही में एम्स दिल्ली ने बच्चों के लिए सुरक्षा के लिए एक मुस्कान ऐप निकाला है। इस ऐप के तहत बच्चों को जागरूकता फैलाया जाएगा कि हमें अपने दांत को किस प्रकार से साफ सुथरा रखना चाहिए, स्वच्छ रखने चाहिए, ताकि हमारे दांत सुरक्षित रह सके। क्योंकि बच्चे की आबादी में लगभग 40 से 50% बच्चे ऐसे हैं जिनके दांत खराब हो रहे हैं। ये याद रखिएगा कि मुस्कान ऐप कौन चलाया है, कि एम्स दिल्ली ने चलाया है। और किस चीज़ के लिए? डेंटिस्ट की सुरक्षा के लिए। वहीं अभी आप उत्तर लेखन के लिए ये चीज़ पढ़ सकते हैं, धर्मनिरपेक्षता का भारतीय पक्ष। भारत क्या है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ पे किसी भी धर्म को प्राथमिकता नहीं दी गई। यहाँ तो सबसे ऊंचा कोई है तो भारत का संविधान सबसे ऊंचा है। संविधान एवं भारत की नागरिक ही सबसे ऊंचा है। यहाँ हमारे राज्य का कोई भी धर्म नहीं है। आप इस विषय में ज़रूर पढ़ें, ताकि आपको किसी भी एग्ज़ाम्स में उत्तर लिखने के लिए, जैसे कि बीपीएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, किसी भी पीसीएस एग्ज़ाम हो गया, स्टेट पीसीएस, जैसे कि यूपी पीसीएस हो गया, झारखंड पीसीएस हो गया, या फिर एमपी पीसीएस हो गया, उसके लिए आपको ये काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होगी और आपको वर्ड को समायोजित करने में भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। चलिए आगे देखते हैं कि भाई भूटान में अभी मोदी ने, बीजेपी के जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वे भूटान यात्रा पर गए हुए थे, जिन्होंने कि वहाँ जा कर के भूटान के टोब्गे ने थिम्पू में भारत के सहयोग से निर्मित, यानी कि भूटान के थिम्पू में भारत के सहयोग से निर्मित एक अस्पताल, जिसका नाम है ग्याल्त्सुएन जेंतुसन पेमा वांगचुक मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल, ये इस अस्पताल की क्या किए उद्घाटन किया है। और ये अस्पताल लगभग 150 बिस्तर वाला आधुनिक अस्पताल है। इसकी निर्माण के लिए भारत सरकार ने लगभग 2 चरण में पैसा दिए थे। पहले चरण में लगभग 22 करोड़ रुपये की अनुदान दिया था। वहीं दूसरे चरण में 119 करोड़ रुपये दिए थी। इस हॉस्पिटल में बाल चिकित्सा, स्त्री रोग, प्रसूति विज्ञान, एंथेसियोलॉजी, ऑपरेशन थिएटर, नवजात गहन देखभाल और बाल चिकित्सा गहन देखभाल के लिए आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराया गया है। वहीं भारत सरकार ने अगले 5 साल में भूटान को लगभग 10,000 करोड़ रुपये आर्थिक सहयोग देने की बात कही गई है। वहीं देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान का या विश्व का पहला नागरिक बन गया जिन्हें भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्याल्पो से सम्मानित किया गया है। ये पहला ऐसा व्यक्ति है, विदेशी व्यक्ति है, जिन्हें ये सम्मान दिया गया। आज तक कभी भी किसी भी विदेशी व्यक्ति को ये नहीं दिया गया है।
वहीं देखते हैं कि विधेयक को मंजूरी, अभी हाल ही में केरल सरकार ने 4 विधेयक लाया था, जिसके बाद विधेयक को राज्यपाल को दिया गया और राज्यपाल ने इस विधेयक को जब राष्ट्रपति जी के पास दिया तो राष्ट्रपति जी ने इन्हें हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। आपको बता दें, भारत के संविधान के अनुच्छेद 111 के अनुसार अगर राष्ट्रपति किसी विधेयक पर सिग्नेचर करती है तो वे कानून बन जाती है। केंद्र सरकार ने केरल सरकार ने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाई है। वहीं 4 कानून में जो है 4 कानून जिसमें जो है विश्वविद्यालय कानून संशोधन जो पहला है, विश्वविद्यालय कानून संशोधन, नंबर दूसरा है विधेयक 2021 केरल सहकारी सोसाइटी संशोधक विधेयक, 2022 विश्वविद्यालय कानून संशोधन विधेयक 2022 और विश्वविद्यालय कानून संशोधन और जो विधेयक 2023 नंबर का है विधेयक 2022 शामिल है इसमें। वहीं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व वाली वाम लोकतांत्रिक मोर्चा सरकार ने केंद्र सरकार को राष्ट्रपति के सचिव, राज्य के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और अनेक उनके अतिरिक्त सचिव को मामले में पक्षकार बनाया है। इसके अतिरिक्त केरल सरकार ने कहा है कि यह अनुच्छेद 21 के तहत केरल राज्य के लोगों के अधिकारों को बाधित करता है और जो कल्याणकारी कानून के लाभों से वंचित कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप सभी को और बता दें, हम लोग डेली एमसीक्यूज़ क्लास भी करते हैं। डेली एमसीक्यूज़ क्लास में हम लोग बिहार एसएससी, एसएससी, बीपीएससी टीचर, सीटेट का एग्ज़ाम अभी जो होने वाला है या फिर डीएलएड का एग्ज़ाम अभी जो वर्तमान में होने वाला है, इन सभी से रिलेटेड बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग करा रहे हैं। आप उस क्लास में भी जुड़ करके उस क्लास को ज़रूर देखें ताकि आपको किसी भी एग्ज़ाम के एमसीक्यूज़ 1 डे एग्ज़ाम में आपको मदद साबित होगी। वही जयशंकर सर ने अभी विदेश मंत्री हमारे जयशंकर ने सिंगापुर में भारत के सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि भारत में सेमीकंडक्टर क्षेत्र में आप निवेश करिए। अभी हाल ही में भारत में सेमीकंडक्टर क्षेत्र में 3 संयंत्र स्थापित किया गया है। 2 गुजरात में है, 1 असम में। गुजरात में जो एक धोरदो में और एक कहाँ आप वो कमेंट में बताइए। और असम में जो एक मोरेगांव में है, असम में मोरेगांव में और गुजरात में धोरदो में। और दोनों सेमीकंडक्टर के बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करें क्योंकि एक सेमीकंडक्टर डिजाइन करने वाला है, यानी कि एक डिजाइन करेगा, एक निर्मित करने वाला है। सेमीकंडक्टर बता दें कई सारे चीज़ों में इसका प्रयोग होता है, जैसे कि हो गया मोबाइल फ़ोन में जो चिप्स होते हैं उसमें सेमीकंडक्टर का प्रयोग होता है। सेमीकंडक्टर के निर्माण से भारत में रोजगार की बढ़ोतरी होगी और बीते कुछ समय में टाटा कंपनी के द्वारा जो रोजगार लगाया गया है सेमीकंडक्टर की स्थापना करने के लिए, इसमें उन्होंने कहा है कि भारत में लगभग 20 से 50 हज़ार के बीच में 30 से 50 हज़ार के बीच में रोजगार लोगों को मिलेगी। अगर भारत में रोजगार मिलेगी तो हमारे भारत देश की आर्थिक व्यवस्था में ज़्यादा सुधार होगा, इसकी जीडीपी में भी वृद्धि देखने को हमें मिलेगा। हम अभी वर्तमान में जो है सेमीकंडक्टर के लिए दूसरे देशों पर आधारित हैं और सेमीकंडक्टर कई चीज़ों में लगाया जाता है, जैसे कि फ्रीज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, कई सारी चीज़ों में सेमीकंडक्टर का प्रयोग करते हैं। वहीं भारतीय रणनीतिक भंडारण से तेल निर्यात को दे दी है इजाज़त। अभी हाल ही में भारत ने तेल निर्यात को इजाज़त दी है। सरकार ने अबू धाबी में नेशनल ऑयल कंपनी ADNK नेशनल ऑयल कंपनी को मंगलोर में भूमिगत रणनीतिक भंडारण में संग्रहित कच्चे तेल का निर्यात करने की अनुमति दे दी गई है। इसके अंतर्गत देखते हैं हम लोग वर्तमान में जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, वर्तमान में अभी कौन ऐसी कंपनी है जो पूरी तरीके से निर्यात कर रही है भारत की ओर से? IOC इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अलावा किसी को कच्चे तेल के निर्यात करने की अनुमति नहीं मिली है। लेकिन वहीं देखते हैं कि कहीं कुछ हद तक कोई दूसरे कंपनी को भी दिया गया है। AAMI को भी निर्यात करने की अनुमति मिली है। देखते हैं आगे पढ़ते हैं। कहा गया कि केवल IOC के माध्यम से निर्यात की अनुमति की शर्त जारी रहेगी, लेकिन AMI यानी कि एडनॉक मार्केटिंग इंटरनेशनल RSC लिमिटेड इंडिया को कुछ शर्तों से छूट दी गई है और उन्हें मंगलोर रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार से कच्चे तेल का निर्यात करने की अनुमति दे दी गई है। वहीं भारत लगभग
दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है। भारत दुनिया में क्या करता है? तेल आयात करता है। आप कोरोना काल में भी देखें कि भारत ने रूस से कई ज़्यादा सस्ते दामों पर तेल का निर्यात आयात किया था, जबकि कई सारे देशों के बाद कड़े प्रतिरोध करने, अमेरिका तक देश ने इसके कड़े प्रतिरोध किया, लेकिन भारत सरकार की कूटनीतिक राजनीतिक इतनी मजबूत अभी वर्तमान में विश्व स्तर पर है, इस पर किसी भी देश का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। और देखिए 2019 के आसपास जब से ये रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है 2021-22 से, तब से हम देख रहे हैं कि तब भी भारत वहाँ से तेल निर्यात करना बंद नहीं किया। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है और उपभोक्ता है, यानी कि सबसे ज़्यादा आयात भी करता है और प्रयोग भी करता है। कोई भी देश अपनी तेल ज़रूरत का, भारत जो है अपनी तेल ज़रूरत का लगभग 85% आयात करता है। और हाल ही में जगदीप धनखड़, अभी हमारे देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी एनडीटीवी इंडिया ऑफ द ईयर अवार्ड समारोह में गए हुए थे। उन्होंने वहां पे कहा कि हमारे देश को मीडिया की जो है उन्हें दलाल नहीं बनना चाहिए, सत्ता का दलाल नहीं बनना चाहिए। उसे निष्पक्ष सरकार रहकर तथा राजनीतिक में शामिल न होकर अपने उद्देश्यों की सर्वोत्तम पूर्ति करनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम पर बहस स्वाभाविक नहीं है और मीडिया को किसी स्थिति में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। यानी कि मीडिया को दलाल से दूर रहने के लिए कहा है, दलाली बात से। वहीं रूस का सोयूज रॉकेट अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना कर दिया गया है। अभी रूस के जो अंतर्राष्ट्रीय सोयूज रॉकेट है, ये 3 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर के शनिवार रात्र को ये अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना हो गया। इसमें जो है नासा के अंतरिक्ष यात्री ट्रेसी डायसन और रूस के ओलेग नोवित्स्की और बेलारूस की मरीना वासिलीवस्काया को लेकर अंतरिक्ष यान कजाकिस्तान स्थित, यानी कि कजाकिस्तान के आसपास है, रूसी पट्टे वाले बैकानूर प्रक्षेपण केंद्र से रवाना हुआ है। इसे गुरुवार को प्रक्षेपण किया जाना था, लेकिन निर्धारित उड़ान के लगभग 20 सेकंड पहले एक स्वचालित सुरक्षा प्रणाली ने इसको रोक दिया था। रोका इसलिए था क्योंकि उसके जो एजेंसी के प्रमुख यूरी बोरिशोव ने कहा कि बिजली स्रोत में वोल्टेज की कमी के कारण गुरुवार को प्रक्षेपण नहीं हो पाया था और रॉकेट से जुड़ा अंतरिक्ष कैप्सूल प्रक्षेपण के 8 मिनट बाद अलग हो गया। मिशन के लिए 2 दिन की 34 कक्षा वाली यात्रा शुरू कर दी है और ये सोमवार को अपने ISS से जुड़ जाएगी, यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जुड़ने की उम्मीद जताई है। चलिए आप यहाँ देख रहे हैं, ये जो है अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन है, इसे ही भारत आने वाले समय में लगभग 2035 तक भारत भी अपना स्पेस स्टेशन स्थापित कर पाएगा। इसी के लिए भारत ने भी RLV पुष्पक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। और इसका नाम क्या, पुष्पक नाम दिया गया है। ये केरल में इसका परीक्षण किया गया। केरल में कहाँ किया गया ये भी बताइए। अभी वर्तमान में देखते हैं कि पाकिस्तान में भगत सिंह को न्याय दिलाने के लिए उनका मुकदमा दोबारा शुरू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि जैसा कि प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के मामले में किया गया था, उसी प्रकार से ये है। ब्रिटिश शासक ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को हुकूमत के खिलाफ साजिश रचने के आरोप में मुकदमा चलाने के लिए 23 मार्च 1931 को यहाँ सादमान चौक पर फांसी दे दी थी। सादमान चौक का है, पाकिस्तान के लाहौर में स्थित है। वहीं भगत सिंह को आजीवन कारावास की सजा दी गई थी, लेकिन बाद में इसे बदलकर कई मनगढ़ंत कहानियों के अनुसार इसे फांसी की सजा सुना दी गई थी। और वहाँ देखते हैं कि इनके साथ साथ ही सिख हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, सभी इनको सम्मान की नज़र से देखते हैं। इसीलिए वहाँ पे इस प्रस्ताव को लाया गया है। देखते हैं क्या सादमान चौक का नाम बदलकर भगत सिंह चौक नाम रखने की बात कही गई है। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। अब लगभग खत्म हो गया हमारा न्यूज़। अब ये खेल जगत से कुछ है, जो कि IPL अभी सीजन 17 चालू हो गया है। जो 23 मार्च को रात में कल जो मैच हुआ, इसमें दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स से 4 विकेट से हार हासिल की, यानी कि पंजाब के 4 विकेट से जीत दर्ज की है। वहीं दिल्ली कैपिटल्स इस मैच में हार गया और उसमें इस मैच में मैन ऑफ द मैच सैम करन को मिला है।
वहीं देखते हैं कि कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर हैदराबाद के मैच में भी कोलकाता नाइट राइडर्स ने ये मैच 4 रनों से जीत लिया, जिसमें देखते हैं कि दोनों प्रतिद्वंदी ने कई सारे छक्के जमाए, जिसमें आंध्र रसेल ने लगभग 7 छक्के जड़े। और इसमें देखते हैं कि आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा रन बनाए कोलकाता की तरफ से। कोलकाता ने 208 रन बनाए थे, जिसमें कि जवाबी में सनराइजर हैदराबाद 204 रन ही बना पाई और दोनों ही टीम का अच्छा शानदार देखने को मिला। वही सुनील छेत्री जो भारतीय फुटबॉलर है, ये लगभग 150वां अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने के लिए तैयार है। चलिए फ्रेंड्स, धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और हो सके तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगता है ये क्लास।